एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आतंक के टेरर मॉड्यूल पर करारा प्रहार। बिहार के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापे। फुलवारी शरीफ में अतहर के घर छापा। दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी के घर की तलाशी। सिंहवाड़ा में एनआईए के राडार पर सनाउल्लाह। शंकरपुर में मुस्तकीम के घर तलाशी। नालंदा में मोहम्मद असगर के घर पहुंची एनआईए। मोतिहारी में एनआईए के राडार पर ट्रेनर रियाज मारूफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के मामले में एनआईए की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम पटना, दरभंगा, मोतिहारी, नालंदा और मधुबनी में एक साथ छापेमारी करने पहुंची। दरभंगा के उर्दू बाजार में नूरुद्दीन जंगी, सिंहवाड़ा में सनाउल्लाह उर्फ आकिब और मुस्तकीम के घर पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। शंकरपुर में मुस्तकीम के घर छापा पड़ा तो मोतिहारी के चकिया में रियाज मारूफ के घर एनआईए ने छापेमारी की। पटना के फुलवारी शरीफ में एनआईए की टीम ने अतार परवेज के घर पर जांच की। 6 घंटों की पूछताछ के बाद टीम वापस लौट गई। इस दौरान टीम ने फुलवारी शरीफ में मौजूद झारखंड के रिटायर्ड दारोगा जलालुद्दीन के घर भी जाकर जांच की। इसके अलावे अरमान मलिक और ताहिर के घर में भी परिजनों से एनआईए की टीम ने पूछताछ की। और चलिए छापेमारी की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में संदिग्ध आतंकियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। संदिग्ध आतंकियों के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई। बिहार में एक साथ कई जिलों में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। नूरुद्दीन जंगी के घर पर दरभंगा के उर्दू बाजार में छापा पड़ा तो वहीं अतहर परवेज के घर पर भी पटना के फुलवारी शरीफ में छापा पड़ा। दरभंगा के सिंहवाड़ा में सनाउल्लाह के घर पर छापेमारी हुई। इसके साथ ही मोहम्मद असगर अली के नालंदा के आवास पर छापेमारी हुई, जबकि रियाज मारूफ के घर पर भी मोतिहारी में छापेमारी हुई। तो फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का केस टेक ओवर करते ही एनआईए पूरी तरह से एक्शन में है। गुरुवार को एनआईए की टीम ने एक साथ बिहार के कई जिलों में छापेमारी की। पटना से लेकर दरभंगा, मोतिहारी, मधुबनी, नालंदा तक आतंकी कनेक्शन को खंगाला गया। पटना के फुलवारी शरीफ में एनआईए ने सिमी का सदस्य रह चुके अतहर परवेज के घर पर छापेमारी की। दरभंगा में एनआईए ने 3 जगहों पर दबिश दी। पहली टीम ने दरभंगा के उर्दू बाजार में नूरुद्दीन जंगी के घर पर छापेमारी की। दूसरी टीम सिंहवाड़ा के शंकरपुर के सनाउल्लाह उर्फ आकिब के घर पहुंची और तीसरी टीम ने मुस्तकीम के घर पर छापेमारी की। दरभंगा के साथ साथ एनआईए की टीम ने मिथिलांचल के मधुबनी में भी धावा बोला। मोतिहारी के चकिया में भी एनआईए पहुंची, जहां टीम ने रियाज मारूफ उर्फ बबलू के घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि रियाज मारूफ पीएफआई का मास्टर ट्रेनर है। नालंदा में आरोपी असगर अली के ठिकानों पर छापेमारी हुई और मधुबनी में आरोपी तौसीफ के ठिकानों पर छापेमारी हुई। तो फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए ने पीएफआई के संरक्षक अतहर परवेज के कार्यालय और आवास में छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने 4 घंटे तक छापेमारी की है। इस दौरान एनआईए कई दस्तावेज अपने साथ लेकर गई। एनआईए ने अतहर परवेज के परिजनों से भी लंबी पूछताछ की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। पीएफआई एसडीपीआई फुलवारी टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीम ने आज कई जिलों में छापेमारी की है। दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी के अलावा मोतिहारी में भी छापेमारी हुई है और इधर राजधानी पटना में पीएफआई के संरक्षक
और अतहर परवेज के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। पीएफआई के कार्यालय जो अहमद पैलेस में है वहां और इसके अलावा अतहर परवेज के आवास पर छापेमारी की गई है। एनआईए की 4 सदस्यीय टीम ने अतहर परवेज के आवास पर छापेमारी की और इस दौरान उनके परिजनों से कई घंटों तक लगातार पूछताछ की। एनआईए की टीम कई ऐसे इशूज हैं जिसको खंगालना चाहती है और यही कारण है कि पटना में अतहर परवेज के आवास से एनआईए की टीम अपने साथ कई सबूत लेकर गई है। इसके अलावा सूत्र बताते हैं कि अतहर परवेज के जो परिजन हैं उनसे एनआईए की टीम ने कई इशूज पर लंबी पूछताछ की है और देखना होगा एनआईए की टीम ने आज जो कार्रवाई की है उसके बाद आगे उसकी क्या स्ट्रेटेजी बनती है। और जो दूसरे अभियुक्त हैं, सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में जो एक एफआईआर पीएफआई से रिलेटेड दर्ज किया गया है उसमें 26 एक्यूज्ड हैं, लेकिन उसमें 4 अभियुक्तों के अलावा पटना की एसआईटी कई अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और अभी एनआईए के लिए इन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एक बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में संदिग्ध आतंकियों से अब सहानुभूति की सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बाद अब माले के 2 विधायक आरोपियों से सहानुभूति दिखा रहे हैं। दरअसल पटना के फुलवारी शरीफ टेरर फंडिंग मामले में नामजद गिरफ्तार आरोपी नुरुद्दीन जंगी के घर दरभंगा में सीपीआई-एमएल के 2 विधायक पहुंचे। फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास और सिकटा के विधायक बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने घर वालों से मुलाकात कर सहानुभूति जताई। इन विधायकों ने नुरुद्दीन जंगी की गिरफ्तारी को न सिर्फ गलत बताया बल्कि गिरफ्तारी पर भी कई सवाल खड़े किए। इन्होंने बीजेपी पर 2024 के चुनाव को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करने की बात कही। 4 लोग पीएफआई, 5 लोगों के बारे में हम ठोस सबूत मांग रहे हैं कि आपके पास जो साक्ष्य है उपलब्ध कराइए। मैं मांग रहा हूं कि वहाँ के मैं स्थानीय विधायक फुलवारी शरीफ का हूं। हमारे क्षेत्र के नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के दायरे में लोगों को आपने आतंकवाद से जोड़ करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको साक्ष्य उपलब्ध कराइए। अभी तक एक अदना सा भी सबूत स्पष्ट रूप से पेश नहीं किए। इससे मतलब स्पष्ट है कि उनके पास कोई सबूत। ये पूरे तौर पे भाजपा की 2024 की तैयारी के तहत ये राजनीतिक योजना है, साजिश है, षड्यंत्र है और इस लिहाज से ये कहीं मुस्लिम महल्लों को बदनाम कर रहे हैं, कहीं मुस्लिम युवाओं को टारगेट बना रहे हैं ताकि वो अपने एजेंडा को सेट कर सकें। और इसी के अलावा ये इसमें कुछ नहीं है और ये बिल्कुल ही हम समझते हैं कि संदिग्ध जो मामला जो बार बार पुलिस कह रही है तो पुलिस के पास उसके लिए भी सबूत नहीं। और उधर संदिग्ध आतंकियों से सहानुभूति पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरभंगा में नामजद गिरफ्तार आरोपी नुरुद्दीन जंगी के परिजनों से सीपीआई-एमएल के 2 विधायकों की मुलाकात पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि ऐसे लोग बिहार का माहौल खराब कर रहे हैं, तो जेडीयू ने भी ऐतराज जताया है। सीपीआई-एमएलए के विधायक जा रहे हैं, वे क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो टेरर फंडिंग के मामले में फंसा हुआ है, आरोपी है, उसको जाकर सहानुभूति दे रहे हैं आप। इसका मतलब आपकी राजनीति की दिशा क्या है? आप बिहार में किस प्रकार का माहौल खड़ा करना चाहते हैं? मुझे लगता है निश्चित रूप से ऐसे लोग के मानसिकता वाले लोग ही समाज में विद्वेष पैदा करते हैं। अब उनसे मिलने के लिए कौन जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इन सभी विषयों पर प्रशासन ध्यान नहीं देता है। जिन्होंने इस तरह के असामाजिक और अलगाववादी तत्वों को मदद पहुंचाने में जो लोग काम किया है, प्रशासन बखूबी ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई करेगी। और वहीं पटना में तेजस्वी सूर्या ने बिहार सरकार से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की है और कहा है कि देश में उन्माद फैलाने वाले सभी संगठनों पर प्रतिबंध लगे। ऐसे जो भी आतंकवादी, अगलावादी संगठन है, तीव्रवादी संगठन है, इन सभी संगठनों के खिलाफ हमारी सरकार, वो बिहार में हो, कर्नाटका में हो या देश में हो, 0 टॉलरेंस हमारा नीति है। वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल। पीएफआई पर बैन होना चाहिए बिहार में। सिर्फ पीएफआई ही नहीं, ऐसे जो भी इस्लामिक रेडिकलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो जनता के बीच में एक तीव्रवादी, अगलावादी चिंतन वो करते हैं, देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट एक्शन, देयर विल बी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल। संसद में उठाएंगे इस मसले को आप बैन के लिए? ये बैन का बात हो या इसके ऊपर
कठिन कार्रवाई का बात हो, I am going to repeat, there is zero tolerance for this kind of extremism. और तेजस्वी सूर्या ने यह बयान पटना में दिया, जो 30 और 31 जुलाई को होने वाले बीजेपी के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। उधर मशहूर रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट आज भोजपुर पहुंची, जहां उन्होंने बड़हरा के बखोरापुर पहुंचकर मां काली मंदिर में पूजा की। साथ ही बखोरापुर में आयोजित बीजेवाईएम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान बबीता फोगाट से संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बबीता फोगाट आज पहुंची हैं बखोरापुर, भोजपुर के बखोरापुर। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या क्या कार्यक्रम है, बताइए क्या क्या कार्यक्रम है। सबसे पहले तो मैं बाबू वीर कंवर सिंह की धरती पे आई तो इस धरती को नमन करती हूँ और बिहार वासियों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि सब लोगों ने इतना सम्मान प्यार मुझे दिया है। और मैं आज भी आई हूँ मैं एक प्रवासी के तौर पर, और पार्टी के काम से ही पार्टी के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से का जो लाभ उठा रहे हैं उन लोगों से मैं मिलूंगी, और जो योजनाओं से वंचित हैं उन लोगों तक कैसे लाभ पहुंच सके, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। संगठन की चर्चा करेंगे, संगठन में कोई त्रुटियां हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे, और जो भी कोई चीज़ ऐसी है कि हमें यहाँ पे कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं, वो सब लोग एक तरह से हम बैठ के एक परिवार की तरह यहाँ पे डिस्कस। 2 दिनों की यात्रा है, 2 दिनों में लोगों से मिलेंगे आप? जी 2 दिन की यात्रा नहीं, 5 दिन की लगाइए। यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी बैठक भी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आ रहे हैं। तो हम सब लोगों से बैठ के बातचीत भी करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। बिहार की धरती पे आई हैं, कैसा लगा यहाँ बिहारियों को? वही मैंने कहा कि मैं इस धरती को नमन करती हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि बाबू वीर कंवर सिंह की धरती पे मुझे आज आने का मौका मिला है। तो इस धरती को मैं जितनी बार नमन करती हूँ उतनी बार मुझे लगता है कि कम होगा। आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बुलाया है, आपके हिसाब से क्या है? मुझे लगता है कि इतने बड़े पद पे एक गैर जिम्मेदार बयान जो उन्होंने एक तरह से महिला विरोधी, दलित विरोधी, और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा जो बयान इतना गैर जिम्मेदार। सराय में शव के साथ संवेदनहीनता मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि थानाध्यक्ष को शो कॉज जारी किया गया है। वहीं 2 चौकीदारों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। न्यूज 18 ने लाखों थाना क्षेत्र की खबर दिखाई थी, जिसमें पुलिस वाले एक शव को रस्सी बांधकर खिंचवा रहे थे। पुलिस की यह संवेदनहीनता सवालों के घेरे में आ गई थी, जिसके बाद एसपी ने यह कार्रवाई की है। पे तो वहां पे घटनास्थल पे लाखों थाना के सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह थे। जांच में इनको दोषी पाया गया है। मेरठ द्वारा इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इन पर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा जो थानाध्यक्ष हैं उनकी भी जिम्मेदारी थी, उनके भी स्तर पर लापरवाही पाई गई है, तो मैं उनसे भी शोकॉज कर रहा हूँ। इसके अलावा जो वहाँ सफाई कर्मचारी थे, वो चौकीदार थे, उनकी भी जो भूमिका थी इसमें वो भी संदिग्ध है, तो मैंने उस पर भी जांच के आदेश दिए हैं और उन पर भी जो विधि सम्मत कार्रवाई है हम लोग करेंगे। रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। धनबाद से बड़ी खबर है। धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में जज उत्तम आनंद केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दो लोगों को दोषी करार दिया है। लखन वर्मा और राहुल वर्मा को दोषी करार दिया गया है। 6 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी। और आइए अब जान लेते हैं कि जज हत्याकांड में कब क्या कुछ हुआ था। आपको बता दें कि मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई 2021 को कर दी गई थी। रणधीर वर्मा चौक के पास एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी और सीसीटीवी फुटेज से ऑटो की पहचान की गई थी। ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और सहयोगी राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया गया। वहीं झारखंड सरकार ने एसआईटी का गठन किया और उसको जांच का जिम्मा दिया। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में मामले की जांच की गई
और 4 अगस्त 2021 को सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया। हत्या के साथ साथ ऑटो की चोरी का भी इन पर मामला दर्ज किया गया। सीमांचल में सालों से चली आ रही गुंडा बैंक पर नकेल कसने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। गुंडा बैंक से जुड़े 500 से अधिक लोगों की पहचान कर ली गई है। इसकी सूची तैयार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी एडीजी आधुनिकीकरण कमल किशोर ने दी है। एडीजी आधुनिकीकरण कमल किशोर से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। गुंडा बैंक पे अब नकेल कसेगी और यह कमान जो है वो खुद एडीजी संभाल रहे हैं। कमल किशोर जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गुंडा बैंक पे पूरी तौर पे नकेल कसी जाए, इसको लेकर के स्ट्रेटजी बना दी जा रही है, क्या कुछ है वो? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश मिला था। एक कटिहार का एक केस था जिसके सिलसिले में माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी हम लोगों को दी थी और उस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया था कि जो 3 लोगों ने आत्महत्या की, 3 लोग जो मृत हुए, उसके पीछे प्राइवेट लोन एक बहुत बड़ी वजह थी और उसको ना चुकता कर पाना, क्योंकि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो प्राइवेट लोन दिया गया था। उसी के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि इस प्रकार के जितने भी प्राइवेट लोन देने वाले व्यक्ति हैं जो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लोगों से वापस लेते हैं और नहीं उसको चुकता कर पाने में उनके ज़मीन इत्यादि को वो अपने नाम रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो उसी के लिए एसआईटी बनी और उसी पे हम लोग जांच कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रारंभिक जांच किया उसमें से और 2 रिपोर्टें सील्ड एनवेलप में माननीय उच्च न्यायालय को समर्पित कर दी है। उसमें से पहली लिस्ट में हम लोगों ने 547 लोगों की आईटी प्रोफाइलिंग के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी भेज दिया है और 2 महीने का और समय अतिरिक्त मांगा है माननीय उच्च न्यायालय से और इस 2 महीने में हम लोग अपनी जांच पूरी कर लेंगे। कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बैंक के जो अधिकारी हैं उनसे भी आप लोगों ने राय मशवरा किया है, किस तरह से इनके खिलाफ कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएगी? जो हम लोग प्रारंभिक वेरिफिकेशन कर रहे हैं और आईटी डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, उसमें आईटी प्रोफाइलिंग के बाद अगर इनकम टैक्स एक्ट में कोई कार्रवाई होगी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा और उसके बाद उसमें कोई क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी तो वो पुलिस कार्रवाई करेगी। बहरहाल देखना होगा कि आगे इस मामले में और किस तरह की कार्रवाई सामने देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।